नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आपको 96% से लेकर 97% नंबर दिलाएगा। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में पूरे बुक से, पूरे किताब से महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं सेलेक्ट किया हूं और उनका हल भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आपके सामने है, गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का हमें मौस और लॉस ज्ञात करना है। तो देखिए, गुणनखंड विधि से 96 का हम पहले गुणनखंड करेंगे। 96 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक है, अब देखिए, हम इसको गुणनखंड आपको ऐसे भी बता दें। 96 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 16 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, पुनः 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, पुनः 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणे 3 आ गया आपका अभाज्य गुणनखंड। तो 2 घाते 5 और गुणे 3 घाते 1, ये आ गया आपका। यदि 404 का हम गुणनखंड करें तो ये आ जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं। 2 का भाग देंगे 2 0 2, फिर 2 का भाग देंगे 1 0 1 और फिर 101 से ही कटेगा 1 आ गया। ये हुआ इसका गुणनखंड। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 घाते 2 इंटू 101। अब देखिए, हमें पहले HCF यानी मौस निकालना है, HCF निकालना है, यानी एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिससे यह 96 और 404 दोनों विभाजित हो जाए। तो देखिए, यहाँ कॉमन क्या है, कितना गुणनखंड कॉमन है। तो देखिए, यहाँ पर 2 का 5 बार गुणा, यहाँ 2 का 2 बार गुणा है, यानी 2 का 2 बार का कॉमन है, यानी 2 गुणे 2 कॉमन है। अब 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। कॉमन कितना है, केवल 2 गुणे 2 इतना कॉमन है, यानी 4 कॉमन है। तो इसका जो HCF होगा 4 होगा, यानी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो दोनों विभाजित हो जाएगा। अब हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिससे LCM कहते हैं 96 से भी वो संख्या कट जाए और 404 से भी डिवाइड करें, भाग दें तो कट जाए। तो देखिए, हम जब LCM निकालते हैं, LCM निकालते हैं, तो करते क्या हैं। अब यहाँ देखेंगे दोनों में समान संख्या का घात अधिकतम किसमें है, समान संख्या का। तो समान संख्या यानी 2 का घात 5 है, यहाँ 2 का घात क्या है 2 है। तो अधिकतम ले लेते हैं, यानी 2 घाते 5। अब फिर क्या है कॉमन, अब क्या बच रहा है 3 घाते 1 ले लेंगे, 3 घाते 1। इसमें क्या बचा, यहाँ पर है 101 बचा। यदि हम इसको गुणा करें, सरल करें, तो यह आ जाएगा 96, यानी इसका LCM यानी लॉस क्या आएगा 9696, यानी यह देखिए, यह इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 404 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा। तो ये हुआ गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 400 का HCF और LCM। तो आपका HCF यानी मौस 4 आ गया और LCM यानी लॉस कितना आ गया 9696। अब देखिए, आप अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न। सिद्ध कीजिए 3 -
करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। माना 3 माइनस √5 एक परिमेय संख्या। अपरिमेय सिद्ध करना, हम परिमेय मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 3√5 = p/q, जहाँ p और q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है और q बराबर 0 के नहीं है। परस्पर अभाज्य यानी एक दूसरे से न कटने वाली पूर्णांक है और q की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ऋण 5 बराबर, इसको पक्षांतर माइनस हो जाएगा, ये प्लस p/q हो गया। चिन्ह बदल देते हैं तो √5 ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर P और Q पूर्णांक है। अतः 3 माइनस p/q परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि करणी में है। तो जो हमने माना है कि यह परिमेय संख्या है, हमारी परिकल्पना जो हमने माना, हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद p-1 × x² + px + 1 का एक शून्यक ऋण 3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक ऋण 3 है, यानी x का एक मान जो ऋण 3 है, तो p का मान हमें ज्ञात करना होगा। यदि x का मान ऋण 3 को हम इसमें रख दें तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उस आधार पर हम p का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा, माना qx बराबर p-1 x² + px + 1, x बराबर ऋण 3, क्योंकि एक शून्यक दिया है, ऋण 3 रखने पर, यानी इस रखने पर, तो देखिए q -3 हो गया, p-1 × ऋण 3 का स्क्वायर प्लस p-3 + 1, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि शून्यक है, x बराबर ऋण 3, तो इस जो बहुपद का मान है वो 0 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे, यहाँ पर पहले सरल कर लें, 9 हो जाएगा, ये धन ऋण 3p हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 0 9p -9 और 3p + 1। अब देखिए 0, ये 9p और ऋण 3p यानी 6p, और ये 9 ऋण और प्लस 1 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको पक्षांतर, ये माइनस हो जाएगा, था ऋण 8। यहाँ से यदि हम p की वैल्यू निकालेंगे तो ऋण दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, p बराबर हमें मिल जाएगा 8/6 बराबर 4/3, यानी p का जो मान आया कितना आया, 4/3। अब देखिए एक अगला प्रश्न जो इसमें दिया है
बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है? यानी P के किस मान के लिए इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा? तो देखिए, एक अद्वितीय हल का जो शर्त होता, प्रतिबंध होता, एक अद्वितीय हल के लिए प्रतिबंध, एक अद्वितीय हल के लिए प्रतिबंध या शर्त क्या है? A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। ठीक, अब देखिए इसका मान निकालें। A1 बटे A2 कितना है? A1 4, A2 कितना है? 2 है। B1 बटे B2, B1 कितना है? P है, ये P है, तो P बटे 2। अब इसका मान हम इसमें रखें। A1 बटे A2 4 बटे 2 बराबर नहीं है P बटे 2। अब तेरे गुणा करें तो देखिए 2P बराबर नहीं है 8, 4 दूनी 8, या P बराबर नहीं है 4। यानी एक अद्वितीय हल कम नहीं होगा, P का मान 4 नहीं होना चाहिए। P का मान 4 नहीं होना चाहिए, तब तो इसका अद्वितीय हल होगा। P का मान 4 नहीं होना चाहिए, यानी P के और मान जो होंगे उसके लिए अद्वितीय हल होगा। P बराबर 4 के लिए अद्वितीय हल नहीं है। ठीक, P बराबर 4 के लिए अद्वितीय हल नहीं, यानी P के अन्य मानों के लिए, P के अन्य मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। यानी हम 4 रख देंगे तो देखिए क्या मिलेगा। 4 यहाँ यदि हम रख देते हैं तो 4 बटे 2 यहाँ, 4 बटे 2 यहाँ, बराबर हो जाएगा। अब बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 4 बराबर P बराबर 4 के लिए अद्वितीय हल नहीं है। और इसके अलावा P का कोई भी मान ले लेंगे उसके लिए इसका अद्वितीय हल होगा, केवल 4 को छोड़ करके। अब हम चलते हैं आपको लेकर के अगले प्रश्न पर, यानी 5वें प्रश्न पर। बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो देखिए, मेरे दोस्तों को शेयर कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक संख्या को ज्ञात करो। 2 अंकों की एक संख्या जो है, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग 12 है, यानी इकाई और दहाई का योग क्या है? 12 है। अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, यदि हम अंक का स्थान बदल दें, जैसे मान लीजिए 25 संख्या है, अंक का स्थान बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? 52। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है, अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या, जो संख्या ऑलरेडी 25 है उससे 18 अधिक है, कहने का अर्थ है। तो देखिए हल, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, इसलिए संख्या क्या होगी? दहाई में 10 का गुणा करके और इकाई इसमें जोड़ देंगे। जैसे 25 को हमें लिखना है तो दहाई 2 है, तो 2 गुणे 10 प्लस इकाई जोड़ देंगे, यानी दहाई में 10 का गुणा, तो दहाई में मैंने 10 का गुणा कर दिया और इकाई को, ये संख्या होगी। और अंकों का योग, ये जो अंक है इनका योग, अंकों का योग क्या है? 12, यानी x प्लस वाई क्या है? 12। एक समीकरण हमें ये मिला, संख्या मिल गई, एक समीकरण मिल गया। अब क्या है? अंकों का स्थान बदलने पर से प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या पहले लिखते हैं।
अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या। तो क्या हो जाएगा, अंकों का स्थान बदल दीजिए, ये यहाँ 10y + x, ये हो गया। लेकिन बदलने से प्राप्त संख्या, ये संख्या जो है 18 अधिक है, यानी इससे 18 अधिक है, ये संख्या 18 अधिक है। तो या तो हम इसमें से 18 घटा दें तब इसके बराबर हो जाएगा, या तो इसमें 18 जोड़ दें तब इसके बराबर हो जाएगा। प्रश्नानुसार इसमें से 18 घटा देते हैं, 10y + x - 18 घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा 10x + y। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करते हैं तो देखिए ये जब इधर आएगा 10 - 10x ऋण y, और फिर इसको हम लिख देते हैं +10y + x, और इसको इधर कर देते हैं, ये 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ऋण है धन हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण 9x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो धन 9y आ जाएगा बराबर 18। क्या करें, डिवाइड कर दें, किससे, 9 से। ऋण x + y बराबर 2, ये आपका आ गया दूसरा समीकरण, ये आ गया आपका दूसरा समीकरण। अब यदि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ें तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 धन 2, देखिए x + y बराबर 12, ऋण x + y बराबर 2, x कैंसिल, 2y बराबर 14, y बराबर 7। इन्हें इकाई का अंक मिल गया, 7 आ गया। अब क्या करें, y बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए यहाँ पर, y बराबर 7, x + 7 बराबर 12, और यहाँ से x की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12 - 7 बराबर 5। यानी जो संख्या हमें मिली, संख्या जो मिलेगी ये संख्या है 10x + y, तो 10 × 5 और प्लस y की वैल्यू 7, यानी 50 धन 7 बराबर 57। ठीक है, ये आपकी संख्या मिल गई, ये 57 होगी संख्या। अब देखिए थोड़ा सा शर्त के अनुसार क्या क्या हो रहा है, अंक बदल देंगे तो 78 हो जाएगा, यदि अंक को हम 75 हो जाएगा, यदि अंक बदल देंगे तो 75 हो जाएगा। इकाई दहाई का स्थान बदल दे तो 75, और 75 में से 57 घटा दीजिए तो 15, अंतर 18 है ना, तो हमारा आंसर सही है। अब चल रहे हैं हम आपको लेकर अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, 6वां प्रश्न, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² + 20x + 25 बराबर 0 के मूल समान है। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। तो देखिए पहले तो हम निकालें कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। हम जानते हैं द्विघात का जो मानक समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0, इसी से तुलना करने पर तो यहाँ पर a बराबर हमें क्या मिलेगा, कि b की जगह क्या है 20 है, और c की जगह क्या है 25 है। मूल समान होने का जो प्रतिबंध है, मूल समान
होने के लिए, मूल समान होने के लिए b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ये है प्रतिबंध मूल समान होने के लिए ये। तो b की जो वैल्यू यहाँ पर है 20, तो 20 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितना k और c की वैल्यू कितनी है 25 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 400, ये 25 चौके 100 बराबर 0। अब देखिए 100 से भाग दे दिया जाए, 100 से भाग देंगे तो यहाँ 4 बचेगा, 100 से भाग देंगे तो k बचेगा, 100 से भाग देंगे तब भी शून्य हो जाएगा। यानी हम यहाँ से निकालना चाहे तो ऋण k बराबर ऋण 4, यानी k बराबर 4। यानी यदि k का मान क्या है, k का मान 4 है तो मूल क्या होंगे, समान होंगे। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 4 होगा। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने है यहाँ पर है 7वां, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x + 2 = 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब हमें गुणनखंड विधि के द्वारा हमें इसका मूल ज्ञात करना, यानी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न 2024 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 3x² माइनस 2√6x + 2 बराबर 0। आप करते क्या है, इसका गुणा करेंगे, 3 × 2 बराबर 6। बीच वाले का 2 भाग करेंगे कि गुणा करने पर 6 आ जाए, यही करना है। तो 3x² √6x माइनस √6 + 2 बराबर, देखिए जोड़ने पर यदि जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और गुणा करेंगे इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। अब यहाँ से या इसमें से हम कॉमन लेंगे 3, इसमें से हम कॉमन लेंगे √3 कॉमन लेंगे इसमें से, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √2। 6 को ध्यान दीजिएगा, इसी नाते हमने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ से √3 जब कॉमन लेंगे और x भी कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √3, ठीक, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो एक कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो एक √3 बचेगा, एक x बचेगा। यहाँ देखिए x बाहर हो गया है और इसमें से यह बाहर हो जाए, यानी √2 बचेगा, ठीक। अब यहाँ क्या करिए, अब देखिए, अब यहाँ √3 का √3 कॉमन लिए, यहाँ √2 कॉमन लिया जाए, √2 कॉमन लेंगे, ठीक। तो यहाँ √3 बच जाएगा और x बच जाएगा, और इसमें से √2 कॉमन हो गया तो यहाँ बचे, एक माइनस भी बाहर है ना, तो √2 बराबर 0। तो देखिए दोनों में क्या है, एक ही चीज़ है ना, तो इसको बाहर करें, 3x माइनस √3 ये बाहर हो गया, और 3x माइनस √2 बराबर 0, ये आपका आ गया। अब ध्यान दीजिए, यदि √3x माइनस 2 बराबर 0, तो हम √3x बराबर √2 हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा √2/√3, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा। फिर इसको करेंगे, यदि √3x माइनस √2 बराबर 0, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ है, x बराबर मिल जाएगा हमें 2/3। तो यानी x के जो दोनों माना है एक समान है। तो ये मूल गुणनखंड विधि से देख रहे हैं आप। अब हम आपको लेकर चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आपके सामने। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए।
दो क्रमागत, आठवां, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्स और यक्स प्लस 1 है। क्रम से यक्स लेंगे तो दूसरे में एक जोड़ देंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल प्रश्नानुसार, इन दोनों का गुणनफल यक्स प्लस 1 का गुणनफल 306 है। तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स इसमें हो जाएगा, ये आप पक्षांतर करके इधर लाया जाए। ये मिल गया हमें द्विघात समीकरण। अब इसको हमें सरल करना होगा गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार्य विधि से। तो देखिए गुणनखंड विधि से हल किया जाए। यक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x 306 बराबर 0। ठीक है, जोड़ेंगे यक्स आएगा, गुणा करेंगे 306 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 18, इसमें से 17 कॉमन लेंगे, ऋण 17 कॉमन लेंगे तो यक्स बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा आपका 18, 17 से डिवाइड करेंगे तो 18 बराबर 0। तो यक्स प्लस 18 कॉमन, यक्स माइनस 17 बराबर 0। यदि यक्स प्लस 18 बराबर 0 तो 18 यक्स बराबर माइनस 18, माइनस ले नहीं सकते क्योंकि धनात्मक है। यदि यक्स ऋण 17 बराबर 0 तो यक्स बराबर 17 माइनस है, तो यक्स की वैल्यू 17 है, यानी पहली संख्या 17, दूसरा 17 धन 1 बराबर 18, यानी पहली संख्या 17 है तो दूसरी संख्या 18, ये दोनों मान होंगे। ठीक है, पहली संख्या 17 गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 308। अब अगला है आपके सामने समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी 9वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9वां समांतर श्रेणी 21 है, 18 है, 15 डैश डैश का 15वां पद हमें निकालना है, 15वां पद। तो देखिए ए बराबर 21 से सारवंतर, सारवंतर डी, तो 18 में से 21 घटाएंगे तो ऋण 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जानते हैं कि यनवा पद, यनवा पद जो सूत्र होता है यनवा पद का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 15वां पद निकालना है। तो ए क्या है 21 है, एन क्या है 15 है, माइनस 1 हो जाएगा, डी क्या ऋण 3 है, 21 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14 ऋण 3 बराबर हो जाएगा 21 और 14 तियाँ 42। ठीक है, 14 तियाँ क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो ये आपका मिलेगा -21, तो 15वां पद क्या मिला आपका -21। अब देखिए अगला पद आपके सामने, अरे सॉरी अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए 10 का सलूशन। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। तो देखिए उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद यानी a बराबर 4 दिया है, अंतिम पद यल 49 दिया है, सभी पदों का योग यानी यस यन 265। मान लीजिए पदों का योग कितना है n है, माना
पदों की संख्या n है, ये पहले लिख लेना होगा यहाँ, ठीक। 10वां। अब इसके लिए जो सूत्र होगा यस n बराबर n/2 a + l, क्योंकि इसमें सर्वांतर दिया नहीं है, तो सर्वांतर देता तो हम ये सूत्र लगा देते इंटू डी है, ये डी है, ये सूत्र लगता। लेकिन हमें ये सूत्र, क्योंकि अंतिम पद दिया है, प्रथम पद दिया है, तो हम ये सूत्र लगाएंगे। तो देखिए मान रखते हैं 265 n/ये 2 4 धन 1 है 49, तेरे गुणा करेंगे 265 गुणे 2, ठीक। और ये यहाँ हो गया, ये n अपनी जगह, ये 53 हो जाएगा। गुणा करेंगे इसका 5 दूनी 10, 1 2 5 10, 1 आ गया, और 2 6 12 1 13, 1 आ गया, 2 दूनी 4 1 5 आ गया। यहाँ 53 n की वैल्यू क्या हो जाएगी 530/53 बराबर 10। यानी पदों की संख्या कितनी है 10। ये आंसर आपका है। और हम चलेंगे आपको लेकर अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न। दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x + 3 सेमी, DB बराबर 3x + 19 सेमी, AE बराबर x सेमी, EC 3x + 4 सेमी और DE समांतर है BC, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम थेल्स का प्रमेय, जिसे आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय भी कहा जाता है, उसके आधार पर हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है, ये सब दिया है, और ये भी दिया है DE समांतर है BC के। तो थेल्स के प्रमेय से AD/DB बराबर AE/EC हम लिख सकते हैं। अब देखिए AD कितना दिया है x + 3, DB कितना दिया है 3x + 19, AE कितना दिया है x, और EC कितना दिया है EC 3x + 4। अब तो ये गुणा करेंगे इसका आपस में। तो देखिए इसका x + 3x + 4 बराबर x × 3x + 19। इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले x का दोनों में करेंगे 3x² और ये 4x प्लस इसका इसमें 9x और 3 चौके 12, 3x² + 19x, ये आ गया 19x। देखिए ये इससे कट जाएगा, दोनों तरफ कट गया। 4x 9x 13x 12, इधर 19x बच गया। अब इसको इधर लाएंगे 13x - 19x, यहाँ ऋण 12 हो जाएगा। सरल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें ऋण 6x ऋण 12, ऋण कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 12/6 बराबर 2 सेमी। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 सेमी। अब हम आपको ले चलते हैं इसी प्रकार का प्रश्न जो है 12वां है, आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ये भी थेल्स के प्रमेय का एक भाग ही है। इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बुक से तैयार कीजिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। और हम आपको अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं
और दिखाते हैं और हल करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ही। तो अगला प्रश्न क्या है? बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है डी से अक्सर प्रदर्शित करते हैं, या AB से भी करते हैं, AB से भी कर सकते हैं, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 दिया है 2, y1 दिया है x2 दिया है आपका 10, y2 ये होगा 3 दिया है। रखते हैं इसमें के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी 10, यानी ये भी 10 दिया है। रखते हैं x2 10 माइनस 2 स्क्वायर, y2 3 माइनस y1 क्या है? y है स्क्वायर। तो 10 बराबर 8 का स्क्वायर यहाँ पर आ गया, और यहाँ आ जाएगा वर्ग, 3 माइनस y का होल स्क्वायर है, तो 9 प्लस y का स्क्वायर, दोनों के गुणनफल का दूना 6y, ये आपको मिलेगा। अब देखिए वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और ये करनी हट जाएगी, और ये करनी हट जाएगी। 8 8 64, 9 y स्क्वायर माइनस 6y आ जाएगा आपका। और देखिए यहाँ पर 10 जोड़ेंगे इसको, 3 73 होगा, प्लस y स्क्वायर 6y, और पक्षांतर करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर 6y प्लस 73 माइनस 0 बराबर, ये ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसको इधर करके और 0 इधर कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा ये y स्क्वायर 6y, ये कितना हो जाएगा? 27 बराबर 0, माइनस 27 होगा। और इसका हम गुणनखंड करते हैं, इधर चलते हैं अब आपको लेकर के। तो देखिए ये आ जाएगा y स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू होगा 9y धन 3y ऋण 27, इसका गुणनखंड करेंगे जब, और y कॉमन इसमें से लेंगे, y माइनस 9, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, y माइनस 9 0, y माइनस 9, y प्लस 3 और 0, यानी y बराबर 9 आएगा और y बराबर ऋण 3 आएगा। 2 मान आएंगे यदि सरल करेंगे तो, क्योंकि 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से y का मान 9 निकलेगा और यहाँ से y का मान ऋण 3 निकलेगा। तो y का मान 2 मान आएगा, 9 या 3। ठीक, अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न आपके सामने। बिंदु ऋण 4 6 बिंदुओं ऋण 6 10 और 3 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अपने से हल कीजिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 15वां प्रश्न देख सकते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा का मान बटे सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आंसर हम आपको बताते चलें, और इसका जो आंसर आएगा वो आपका होगा 2 संबंधित 7 के अनुपात में विभाजित करेगा।
और इसका जो आंसर आएगा 15 का, वो आ जाएगा 1/2। इसका मान जो आएगा 1/2 आएगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 16वां का ये प्रश्न आपके सामने है। 5 cos स्क्वायर 60 धन 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 90 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इसका मान अपने से निकालिएगा। आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर जो है 67/12 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर है 17वां, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये 17वां प्रश्न है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 12। 3 प्रश्नों को तैयार रखिए। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सिद्ध करना है, आसान है। 3 प्रश्नों को आप तैयार रखिए। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। ये आपके सामने आ गया 19वां प्रश्न, जिसका आंसर भी हम बताते चल रहे हैं। अभ्यास कीजिएगा, अगले वीडियो में सबका हल मिलेगा आपको। तो 19वां प्रश्न आपके सामने है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर आएगा आपका 19वां का, वो आ जाएगा 2 मात्रक। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो ये जो सूत्र लगेगा ये 360 पाई r स्क्वायर, इसी सूत्र पर हल होगा। एरिया जो निकलेगा, थीटा की वैल्यू दिया है, r 14 है, हल करिएगा। इसका आंसर भी हम बता देते हैं आपको। इसका आंसर आएगा 51.33 सेमी स्क्वायर। अब आगे है 21वां प्रश्न आपके सामने। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेमी। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, आंसर अब मिलेगा 33 पाई सेमी स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं 12वें प्रश्न पर, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ से देख रहे हैं क्या प्रश्न है। एक ठोस एक शंकु के आकार का जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर आएगा 22वां का, वो आएगा 1:3, यानी 1/√3 आएगा। और यहाँ पर है आपके सामने 23वां और 24वां प्रश्न। तो इसका जो आंसर आएगा 23 का आंसर आएगा 12। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। 10 प्रथम 10 यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी प्रकार आप लिखेंगे 17, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 29, 10 हो गए। इनका जोड़ और 10 का भाग दे देंगे तो 12 आएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर है 24वां प्रश्न और 25वां। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर हम इसका बता दें। इसका 24 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 14 और 25 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुलक ज्ञात करना है, इसमें ए का मान ज्ञात करना है। इसका जो आंसर आएगा 60 आएगा। नमस्कार।